क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी की सेकंड पार्ट की वीडियो है। इससे पहले के सारे चैप्टर्स इससे पहले की वीडियो में मैं कवर करवा चुकी हूँ। यहाँ से हम चैप्टर देखते हैं द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो बेसिकली इन्वायरमेंट क्या होती है, एवरीथिंग जो हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं, फिजिकल केमिकल चीज़ें जो नॉन लिविंग है या कुछ लिविंग बींग्स जो हैं, बायोटिक और ए बायोटिक चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं, राइट। अब हर जो लिविंग चीज़ है, लिविंग बींग्स जो हैं, दे रिक्वायर फूड, वाटर अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, एयर, सिंपल सी बात है। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो भी लिविंग थिंग्स है, बिकॉज उनको भी फूड चाहिए सर्वाइवल के लिए, राइट। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उसको हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो जैसे कि पेन, पेंसिल, टॉयज़, कॉइन्स, इनको कुछ फूड, वाटर, फ्यूल, एयर, ये सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। तो इफ़ यू जस्ट चेक आउट ये टेबल है, इट शोज सम कॉमन ऑर्गेनिजम्स एंड वेयर दे लिव। सिंपल सी बिल्कुल चीज़ है, कहाँ पर ये लोग रहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये कहाँ पर रहते हैं, तो हैबिटेट की बात इसमें करी गई है इस टेबल में, ठीक है। तो हैबिटेट क्या होती है, बेसिकली एक जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट जो है एक ऑर्गेनिज्म को सब कुछ प्रोवाइड करता है, जैसे कि फूड, शेल्टर, प्रॉपर वेदर कंडीशंस, जैसे कि रेनफॉल, हीट, जिससे कि वो वहाँ पे ब्रीडिंग कर सके और फ्लरिश कर सके, अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ा सके, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और उनका हैबिटेट किस टाइप का है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, राइट। जैसे कि डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, गार्डन, फील्ड, सॉइल, होम। कैक्टस और कैमल जो है वो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, इसको हम डेजर्ट कहते हैं। जो बिल्कुल ड्राई रीजन है, जहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती और पानी बहुत कम क्वांटिटी में है, ठीक है। और जो पानी के अंदर रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उन्हें क्या कहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स। और जो वो हैबिटेट है वो कौन सा हो गया, एक्वाटिक हैबिटेट, ठीक है। एग्जांपल पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, ओशंस एंड स्वैम्प्स। तो एक हैबिटेट जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आपकी अगर हम बात करते हैं एक्वाटिक में, तो उसमें लिविंग चीज़ें भी हैं, फिशेस वगैरह, प्लांट्स वगैरह भी हैं, नॉन लिविंग चीज़ें, स्टोन्स वगैरह, राइट। तो एक हैबिटेट के अंदर जो है आपके लिविंग और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो लिविंग जो थिंग्स होती हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, उसे हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और जो कि नॉन लिविंग होती है उसे हम कहते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। हम जो ओशन हैबिटेट है, प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनके आसपास सलाइन वाटर है, और वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है जो वो ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कैमल की अगर बात करें तो कैमल कैसे सर्वाइव कर पाते हैं भाई डेजर्ट में, तो लंबे लंबे पैर होते हैं उनके, तो बॉडी मूवमेंट जो है वो इजीली हो सकती है। जो इतनी हॉट सैंड होती है, मिट्टी में आसानी से मूव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग लेग्स। और पानी जब ये पीते हैं तो ये ऊपर जो कैमल का हम्प है, इसके अंदर पानी स्टोर्ड रहता है, ठीक है। एंड ऑल्सो दे पास अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन एंड ड्राई डंग। स्वेटिंग इनमें नहीं होती, तो पानी जो है बॉडी में स्टोर्ड रहता है, तो प्रॉपर हाइड्रेशन वगैरह यहाँ से हो जाती है, ठीक है। जो ऊपर हम्प है उसके अंदर फैट भी स्टोर रहता है इसका, सो दैट इट कैन ब्रेक डाउन स्टोर्ड फैट टू ऑब्टेन वाटर ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशंस। लार्ज और फ्लैट फीट हैं विच हेल्प इट टू वॉक ईजिली ऑन द सॉफ्ट सैंड, ठीक है। फिश की अगर बात करें तो फिन्स हैं, गिल्स होती हैं फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। फिन्स पीछे आप देखोगे तो स्ट्रीमलाइन शेप बॉडी है, इजीली पानी को कट करके स्विम करती हैं फिशेज उसकी वजह से। जैसे एरोप्लेन की बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन, इट कैन इजीली फ्लाई वाइल कटिंग द एयर इन द एटमॉस्फेयर, राइट। सिमिलरली स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है वो फिशेस की भी होती है। स्पेशल ऑर्गन्स, गिल्स, जैसे हमारे में लंग्स होते हैं, जैसे यहाँ पे गिल्स हैं, जैसे कि जो पानी में डिजॉल्व हुई ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब कर सकती है। स्लिपरी स्केल्स है बॉडी में, जो पानी से प्रोटेक्ट करती है इनकी बॉडी को और इवन ईजी मूवमेंट को इंश्योर करती है थ्रू आउट द वाटर। स्ट्रॉन्ग टेल है इनकी फॉर स्विमिंग। फ्लैट फिन्स हैं टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप इट्स बॉडी बैलेंस्ड इन द वाटर। फिर बाकी अगर देखें हम डेजर्ट्स जो हैं, कुछ हैबिटेट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। डेजर्ट्स वाटरलेस एरिया है, लैंड जो है सैंड से कवर रहती है, बहुत कम वेजिटेशन यहाँ पे होती है। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। इन कंडीशंस में जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं खुद को कि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर ना हो उनकी बॉडी से, और टू मच हीट से प्रोटेक्शन जो है उनकी बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। स्पेशल फीचर्स उनकी बॉडी में होते हैं जिससे कि वो इजीली उस हॉट और ड्राई एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। जो डेजर्ट एनिमल्स हैं जैसे कि रैट जो या स्नेक्स, वो जो हैं गड्ढे खोद देते हैं, डीप बुरोज खोद देते हैं अंडरग्राउंड, जिसके अंदर वो रहते हैं हॉट टाइम, जो गर्मी का सीज़न वहाँ पे बेसिकली डे टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम पे, तो वो बुरोज जो हैं वो कूल रहते हैं और जो सन की हीट है उसको उससे प्रोटेक्शन देते हैं। तो लॉस ऑफ वाटर भी नहीं हो पाता उनकी बॉडी में से बिकॉज ऑफ दिस जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। फिर रात को जब थोड़ी सी ठंडक हो जाती है वहाँ पे रात के टाइम पे, तो ये बाहर आ जाते हैं इन द सर्च ऑफ फूड। डेजर्ट एनिमल्स जो हैं दे पास वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, तो इसलिए पानी जो इनकी बॉडी में रहता है, इसलिए वो इजीली वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं।
डेजर्ट प्लांट्स की बात करें तो सबसे कैक्टस आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेजर्ट प्लांट है, ठीक है। जो लीव्स हैं डेजर्ट प्लांट्स की, या तो वो होती ही नहीं है या बहुत छोटी छोटी होती है, या स्पाइंस की फॉर्म में, कांटों की फॉर्म में उनकी लीव्स होती हैं। तो उसकी वजह से जो लॉस ऑफ वाटर होता है प्लांट्स में थ्रू ट्रांसपीरेशन, वो नहीं हो पाता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है पहले बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स में जो स्टेम्स होती हैं या स्पाइंस होती हैं, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे लीव्स नहीं होती। और लीव्स की फॉर्म की जगह क्या होते हैं, लीव्स की जगह स्पाइंस होते हैं। तो स्पाइन ही फोटोसिंथेसिस का काम यहाँ पे करते हैं डेजर्ट प्लांट्स में, ठीक है। जो स्टेम्स हैं डेजर्ट प्लांट्स की, वो मॉडिफाई होती है कि उनमें पानी स्टोर रहता है। जो स्टेम्स हैं वो कवर होता है थिक वैक्सी लेयर से, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो बाहर नहीं आता ज़्यादा। ट्रांसपिरेशन के टाइम पे पानी स्टोर रहता है, लॉस ऑफ वाटर नहीं होता है उसकी वजह से। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स जो हैं उनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं, जिसकी वजह से बहुत डीप जाती हैं वो ग्राउंड में, और ग्राउंड वाटर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। माउंटेनियस रीजन्स पर अगर हम चलें तो भाई बहुत ठंडा होता है यहाँ पे, कोल्ड और विंडी एरिया है। माउंटेन्स जनरली स्नो से कवर्ड रहती हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और इनके पास भी कुछ फीचर्स हैं जिससे कि वहाँ पे इजीली अडेप्ट कर सकते हैं। प्लांट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो कोन शेप में होते हैं, कि अगर बर्फ़ उन पर गिरती है तो स्लोपिंग ब्रांचेस जो कोन की है वो फिसल के बर्फ़ लैंड पे गिर जाती है, उनकी पत्तों पे ही नहीं रहती है, ठीक है। स्मॉल और निडल लाइक लीव्स होती है, ठीक है। तो दे लूज़ वेरी लिटिल वाटर ड्यूरिंग विंडी कंडीशंस, क्योंकि वाटर जो है वो फ्रोजन रहता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, और इट इज़ नॉट अवेलेबल टू रूट्स। तो इसीलिए जो ये निडल लाइक लीव्स है, इसकी वजह से बहुत ही कम पानी का लॉस होता है इनकी लीव्स में से, इनकी स्ट्रक्चर में से, ठीक है। निडल लाइक लीव्स जो हैं दे आर कवर्ड विद थिकी वैक्सी स्ट्रक्चर, वैक्सी लेयर से कवर्ड है, थिक वैक्सी लेयर से, क्यूटिकल उसको बोलते हैं, टू रेड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। फिर ब्रॉड लीव ट्रीज जो हैं वो अपनी लीव्स को शेड करते हैं बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर, विच प्रिवेंट्स लूजिंग वाटर फ्रॉम देयर लीव्स एंड हेल्प्स इन देयर सर्वाइवल व्हेन द वाटर इज फ्रोजन इन सॉइल एंड नॉट अवेलेबल टू द रूट्स। एनिमल्स का अगर देखें, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू माउंटेन हैबिटेट्स, तो एनिमल्स जो माउंटेन रीजन्स में रहते हैं दे आर अडेप्टेड टू एक्सट्रीमली कोल्ड इन्वायरमेंट। थिक फर उनकी बॉडी पे होता है, थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड इन्वायरमेंट्स। एंड सम ऑफ द एनिमल्स जो वहाँ पे होते हैं जैसे कि याक, माउंटेन गोट या स्नो लेपर्ड। एडेप्टेशन याक में देखें तो एक लार्ज ऑक्स होता है, आप देख सकते हो, सिल्की हेयर, लॉन्ग हेयर ऑन बॉडी, जो उसको प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द कोल्ड बाय कीपिंग इट वार्म। फिर ये माउंटेन गोट कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन में रहती है, माउंटेन्स में, एंड इट रन्स अप द रोकी सर्फेस फॉर ग्रेजिंग। फीचर्स जो हैं इसके अंदर क्या है, लॉन्ग हेयर है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, स्ट्रॉन्ग हूव्स हैं फॉर रनिंग अप द रोकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग। फिर स्नो लेपर्ड, इट लिव्स इन माउंटेन जहाँ पे स्नो होती है। स्पेशल फीचर्स विच हेल्प इन सर्वाइव क्या है, थिक फर इसकी बॉडी पे है विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। ऑल्सो फर्स ऑन इट्स फीट एंड टोज एंड प्रोटेक्ट्स व्हेन इट वॉक्स इन द स्नो। थिक लेयर ऑफ फैट beneath इट्स स्किन फॉर इंसुलेशन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। राउंडेड बॉडी है, स्मॉल ईयर्स हैं, तो बॉडी सर्फेस जो है वो बहुत कम है, तो हीट लॉस जो है इट इज़ रिड्यूस फ्रॉम इट्स बॉडी। Also, it has big feet to spread the weight of snow and prevent it from sinking into soft snow. फिर ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट अगर देखें तो फॉरेस्ट एक लार्ज एरिया है जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं फॉरेस्ट में, जैसे कि लायंस, डियर्स, बहुत सारे प्लांट्स, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं इन फॉरेस्ट में। लायन अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग, फास्ट, एजाइल एनिमल है जो हंटिंग करता है और अपने प्रे जैसे कि डियर को मार के खाता है। लॉन्ग, शार्प, स्ट्रॉन्ग टीथ इसके बेसिकली होते हैं, ठीक है। लेग्स भी काफ़ी शार्प होते हैं। आइज़ जो है वो फ्रंट होती है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आइज़ हेड के फ्रंट में है। डियर की बात करें तो वहाँ पे साइड में आँखें हैं, जैसे साइड से देख सके कि भाई लाइन वगैरह जो है वो आ रहे हैं नहीं आ रहे। लायन की जो आइज़ है वो हेड के फ्रंट में है, तो करेक्ट आइडिया ऑफ लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। लाइट ब्राउन कलर में है, जिसकी वजह से ईजिली ड्राई ग्रासलैंड में जो है ये छुप सकता है हंटिंग के टाइम पे। रेन फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया जहाँ पे बारिश बहुत सारी आती है। एनिमल लाइफ ऑब्वियसली फिर इस रीजन में बहुत ज़्यादा होगी, प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होता है यहाँ का, और एनिमल्स जो हैं ईजिली वो यहाँ पे अडाप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स, ठीक है। मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, हर टाइप के एनिमल्स जो हैं रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं। पोलर हैबिटेट की बात करें तो बहुत कोल्ड और विंडी हैबिटेट ये होता है। एनिमल्स मोस्टली कार्निवोरस होते हैं। थिक फर उनकी बॉडी पे होता है टू सर्वाइव इन कोल्ड, अभी बताया ही है, ठीक है। पोलर बियर्स, रेनडियर, पेंगुइन्स वगैरह। मेराइन हैबिटेट ओशंस, सीज में जो होता है मेराइन हैबिटेट, एक्वाटिक जो होते हैं, ठीक है। ओशंस स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ होती हैं, गिल्स होते हैं। ऑक्टोपस की अगर बात करूँ तो उनकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है तो वो डीप रहते हैं ओशन में,
ठीक है, बट जब वो मूव करते तो दे मूव इन अ स्ट्रीमलाइन मोशन। वेल्स की बात करें तो उनमें गिल्स नहीं होते, बो होल्स होते हैं उनमें, बेसिकली नोज़ में, जहाँ से वो ब्रीथ कर सकते हैं ईजिली व्हेन दे स्विम नियर द सर्फेस ऑफ वाटर। डॉल्फिन्स आप देखते हो तो डॉल्फिन्स की आपने मूवमेंट देखी होगी काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह में, तो उस तरह से डॉल्फिन्स जो हैं जब हवा में आती हैं तो तब वो इनटेक करती है ऑक्सीजन। फ्रेश वाटर हैबिटेट की बात करें तो रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स, 3% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, ठीक है। स्नेल्स, वॉर्म्स वगैरह आपको इस हैबिटेट में मिल जाते हैं। कोस्टल हैबिटेट की बात करें तो एक हैबिटेट जहाँ पे लैंड मीट्स द सी, जैसे कि जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला रीजन है इंडिया में, राइट, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, इस साइड वाला जो एरिया है, ठीक है। तो बीचेस वाला जो बेसिकली एरिया है वहाँ पे मैनग्रोव्स होते हैं, ठीक है। कोस्टल प्लेन में सी वीड attached to the rocks firmly so that they are not swayed by the waves. फिर animals adapted to live in water and on land, ठीक है, जैसे फ्रॉग पानी के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड पे भी होते हैं। फ्रॉग्स मोस्टली टाइम अपना लैंड पे स्पेंड करते हैं, एंड व्हेन दे हैव टू ले एग्स दे गो बैक इनटू दी वाटर। तो इनकी जो बैक फीट देखोगे तो वेब्ड है, तो स्विम इजीली कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बैक लैंग्स है होपिंग के लिए और कैचिंग द प्रे के लिए, ठीक है। फिर एक टर्म आती है आपकी एस्लिमेटाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जब सर्टेन चेंजेस होते हैं सराउंडिंग्स में तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अडेप्ट करते हैं बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस इन बॉडी ओवर शॉर्टर पीरियड्स ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जांपल, जब हम प्लेन से माउंटेन्स में जाते हैं तो हम शॉर्ट टाइम के लिए जाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है खुद ही उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है माउंटेनियस रीजन्स में। ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें, जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव करते हैं, और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो नॉन लिविंग बींग से अलग हैं। जैसे कि फूड, राइट, नॉन लिविंग बींग्स को थोड़ी चाहिए फूड या एयर या वाटर। ग्रोथ, अब लिविंग जो चीज़ें हैं उनका बॉडी साइज इंक्रीज़ होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, नॉन लिविंग का थोड़ी होता है। मूवमेंट, नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं वो कहाँ मूवमेंट कर रही हैं, बट जो लिविंग चीज़ें हैं उनके बॉडी पार्ट्स वगैरह या मूवमेंट होती है उनमें। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, हीट, लाइट, टच, साउंड पे हम रिएक्ट करते हैं, बट नॉन लिविंग चीज़ें थोड़ी रिएक्ट करेंगी। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग जो है आपकी, राइट, ब्रीदिंग नॉन लिविंग थिंग्स थोड़ी ब्रीथ करती हैं। एक्सक्रीशन, डाइजेशन वगैरह का प्रोसेस, और एक्सक्रीशन मीन्स प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स में थोड़ी होती है चीज़ें। रिप्रोडक्शन, अगैन नॉन लिविंग चीज़ें थिंग्स में नहीं होती है चीज़ें। लाइफ स्पैन, ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन, राइट, बट नॉन लिविंग थिंग्स का कोई डेफिनेट लाइफ स्पैन नहीं होता है, दे जस्ट रिमेन। ओके, सो दिस वाज द चैप्टर। अगला चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चैप्टर है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। फिजिक्स का चैप्टर है बेसिकली। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहले भाई कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता था, पैरों पे सब लोग चलते थे, राइट, और एनिमल्स साथ में होते थे, तो एनिमल्स पे अपने गुड्स जो हैं सामान वगैरह लाद देते थे गधे वगैरह पे, फिर ट्रैवल जो है वो होता था। धीरे धीरे जो है व्हील इन्वेंट हुआ, स्टीम इंजन्स इन्वेंट हुए, फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चेंज होने लग रहा था, ठीक है। व्हील इन्वेंट हुआ तो बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट, रथ वगैरह जो हैं ये सारे जो चीज़ें हैं ये आई थी। फिर इंटरनल कंबशन इंजन की जब इन्वेंशन हुई, जिसमें पेट्रोल या डीजल एज अ फ्यूल यूज़ होता है, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में जब ये हुआ था, तो ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो बनने लग रहे थे, जैसे कि कार्स, बसेस, ट्रक्स वगैरह वगैरह। फिर अर्ली 20th सेंचुरी में जो है एरोप्लेन्स जो हैं वो डिज़ाइन हो गए थे, वो डिस्कवर हो गए थे एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ठीक है, सुपरसोनिक एयरप्लेन, स्पेस क्राफ्ट, ये सब जो है धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आ रहे थे, ठीक है। मेजरमेंट अगर हम बात करें, कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं मेजरमेंट के बारे में। तो यूनिट क्या होती है? मेजरमेंट मीन्स द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन यूनिट विथ सम नॉन यूनिट, ठीक है। मेजरमेंट, किसी चीज़ को नापना, किसी चीज़ को मेजर करना, तो हम कैसे करते हैं? यूनिट से। केजी, लीटर्स, तो केजी हम सॉलिड्स के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, एंड लीटर्स हम बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं? लिक्विड के लिए, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स भी हैं कि भाई अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी टेबल की लेंथ कितनी है, तो मैं बोलूं कि अगर मैं अपने हैंड की लेंथ से, अपने पाम की लेंथ से मेजर करूं तो 5 माई 5 पाम्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ माई टेबल। तो बट पाम की लेंथ मैंने बता तो दी भाई, बट लेकिन किसी के हाथ में से छोटे हो सकते हैं, मेरे से बड़े हो सकते हैं, तो डेफिनेट चीज़ें नहीं है ना, कुछ स्टैंडर्ड मेजर नहीं किया मैंने, तो ये बेसिकली नॉन स्टैंडर्ड मेजर होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मेजर जो हैं वो हैं जो कि पूरी वर्ल्ड में सेम होते हैं, जैसे कि SI यूनिट हम आजकल यूज़ करते हैं, जो SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसको हम यूज़ करते हैं। किलोमीटर्स हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग योर लेंथ या डिस्टेंस, ठीक है। तो
उसके बाद ये सब यूनिट्स पता ही हैं आपको, याद करते हैं ना इसको मैं एक ट्रिक से, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ये सब कुछ, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो लेंथ जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है उसके लिए, शॉर्ट फॉर्म में उसको हम एम में लिख देते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर स्केल या मेजरिंग टेप, इससे हम मेजर करते हैं ना लेंथ को, तो स्केल से या मेजरिंग टेप से। प्रिकॉशंस बाय यूजिंग स्केल कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन, थ्रेड से मेजर करते हैं, है ना। कर्व्ड लाइन है, कोई थ्रेड से मेजर करी, थ्रेड को भी हम मोड़ सकते हैं, राइट। अगर आप एक पेपर पे कर्व्ड लाइन बना दो, एक थ्रेड काटो, थ्रेड से उसको मेजर करो, फिर जो थ्रेड है मुड़ा मुड़ा सा, राइट, मुड़ी मुड़ी लाइन, कर्व्ड लाइन है तो कर्व्ड थ्रेड रखोगे ना उसके ऊपर, फिर थ्रेड को स्केल से नाप लो। इस तरह से होता है। मोशन क्या होता है, एक स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में जो मूवमेंट हो रही है बेसिकली, मतलब अपनी प्लेस अगर कोई विद टाइम चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है। रेस्ट जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जो मोशन में नहीं है, जो मूवमेंट नहीं करते, अपनी प्लेस टाइम के साथ चेंज नहीं कर सकते, वो रेस्ट हो गया। टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, अगर स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो रही है, मैं स्ट्रेट लाइन में ही चली जा रही हूँ तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। ठीक है, गन में से बुलेट निकलती है, स्ट्रेट लाइन में निकलती है, रेक्टिलिनियर मोशन है। सर्कुलर पाथ, सर्कल में आप चल रहे हो, सर्कुलर पाथ हो गया। मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द सन, सर्कुलर पाथ में होता है ये। ठीक है, पीरियोडिक मोशन, जो हर रेगुलर इंटरवल पे अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे कि ये आप देखोगे पेंडुलम, पेंडुलम पॉइंट ए है, फिर वापस बी पे आएगा, फिर बी से वापस ए, फिर ए से वापस बी, बी से वापस ए, तो ये बार बार हो रहा है सेम चीज़, तो पीरियोडिक मोशन हो गया। जैसे कि रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, फिर रोटेशनल मोशन, जब ऑब्जेक्ट कोई स्पिन करता है, जैसे स्पिनिंग टॉप लट्टू जो होता है, वो कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन है। ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ मोशन भी कई बार हो जाता है। जैसे बॉल का ग्राउंड पे, भाई बॉल रोटेट हो रही है अपनी एक्सिस पे और स्ट्रेट लाइन में चली जा रही है। ठीक है, अर्थ की अगर बात करें हम, तो अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, साथ के साथ रोटेट होते होते सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है। तो ये क्या है, 2 मोशन कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, बस यही था इस चैप्टर में। अगला चैप्टर देख लो, लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। तो लाइट क्या होती है, एक नेचुरल एजेंट है जिसकी वजह से हमें चीज़ें दिखती हैं, हमारे आसपास चीज़ें विजिबल होती हैं। एक पाथ है जिससे चीज़ें हमारे पास आसपास दिख रही होती हैं। एक फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी है। लाइट खुद तो विजिबल नहीं है, बट बाकी ऑब्जेक्ट्स उसकी वजह से हमें विजिबल होते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ लाइट, सन, स्टार, इलेक्ट्रिक टॉर्च, कैंडल फ्लेम। लाइट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 तरीके से। एमिशन ऑफ लाइट, अगर हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट, यानी कि भाई लाइट है, अब लाइट आपकी कैंडल से भी आ रही है, लाइट आपकी कई चीज़ों में होती नहीं है। तो जिन चीज़ों में लाइट है, जिनकी खुद की लाइट है, जो अपनी खुद की लाइट को एमिट कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जैसे कि कैंडल, सन। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उनकी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे कि मून, चेयर, टेबल, एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट टर्म है ऑप्टिकल मीडिया। तो एक सब्सटेंस जिससे लाइट पास हो सकती है, पार्शियली या बिल्कुल होलली, या तो पूरी तरह से या पार्शियली, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल मीडिया। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आप बुक को देखो, बुक अपनी आंखों के आगे रख लो, आपके बुक की पिछली साइड कुछ नहीं दिखेगा, तो ओपेक ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, एक अपने आगे ग्लास रख लो आप, मैं मिरर नहीं कह रही, ग्लास कह रही हूँ। ठीक है, सी थ्रू ग्लास, तो आपको उसके पीछे का दिख जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीज़ है वो। अपने आगे बटर पेपर रख लो, चीज़ें दिखेंगी बट क्लियर नहीं दिखेगी, वो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, शेडो की अगर बात करें, तो एक रीजन जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है ना, आप अगर कहीं खड़े हो और बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, अंधेरे का टाइम है, तो पीछे शेडो पड़ेगी आपकी। लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज कट ऑफ बाय एन ऑब्स्टेकल, और शेडो बन जाती है जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे नहीं पहुंच पा रही। ओपेक ऑब्जेक्ट पे डार्क शेडो बनती है, ट्रांसपेरेंट पे शेडो बनती ही नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट पे वीक शेडो बनती है। टाइप्स ऑफ शेडो अगर हम देखें, तो भाई शेडो का साइज़ जो है वो डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ लाइट पे। अगर ओनली 1 डार्क शेडो इज़ फॉर्म्ड, उसको उम्ब्रा कहते हैं। जो अगर एक स्मॉलर लाइट सोर्स है, तो मतलब आप पूरे अंधेरे में खड़े हो और बिल्कुल हल्की सी लाइट है, सिर्फ एक बल्ब जला हुआ है, तो आपकी जो शेडो है वो एक ही बनेगी और डार्क बनेगी, उसे उम्ब्रा कहते हैं। ठीक है, जब और आप अंधेरे में खड़े हो, बहुत ज़्यादा लाइट है वहाँ पे, तो 2 शेडो बनती है उसमें, एक थोड़ी सी डार्क सेंटर में और एक लाइट वन, ठीक है, उसकी बाहरली साइड। तो डार्क शेडो को उम्ब्रा कहते हैं, जो हल्की लाइटर शेडो होती है उसे
पेनुम्ब्रा कहते हैं, ठीक है। साइज़ ऑफ उम्ब्रा जो है वो डिक्रीज़ होता रहता है और साइज़ ऑफ पेनुम्ब्रा इंक्रीज़ होता रहता है जैसे जैसे जो स्क्रीन है उसे हम ऑब्जेक्ट से दूर लेते जाएंगे, ठीक है। कलर ऑफ शेडो, वॉट एवर बी द कलर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, जो शेडो है इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम ऑफ सेम कलर। ऑब्वियसली ब्लैक कलर की तो होती है शेडो। लेंथ ऑफ द शेडो डिपेंड करती है एंगल, जिस एंगल से हमारी बॉडी के ऊपर लाइट गिर रही है उस तरीके की हमारी जो है शेडो की लेंथ होती है, ठीक है। एक शेडो फॉर्म्ड इन अ स्पेस दैट मेक्स द सन और मून इनविजिबल फॉर सम टाइम, ठीक है। एक्लिप्स जो होता है ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, खैर इसको यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी में चेक कर लेना इसको, ठीक है। सोलार एक्लिप्स क्या होता है? सोलार एक्लिप्स जो है इट अकर्स ओनली ऑन द न्यू मून डे। फिर लूनार एक्लिप्स, सोलार एक्लिप्स की है कि जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो अर्थ जो है इन द शेडो डार्कन्स ड्यूरिंग द डे। लूनार एक्लिप्स की बात करें तो मून एंड द सन जो है आर इन स्ट्रेट लाइन सच दैट अर्थ जो है वो बिटवीन है सन एंड मून के। शेडो ऑफ अर्थ जो है वो मून पे फॉल होती है और मून जो है वो दिखता नहीं है, तो लूनार एक्लिप्स होता है फुल मून नाइट पे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रोसेस ऑफ सैंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिल्वर मेटल जो एक वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का। सिल्वर मेटल पे टॉर्च मारो तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक होती है। रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक है, सबको आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। इलेक्ट्रिक सेल देख लो। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कि एयर करंट, वाटर करंट। और इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो अगर हो रहा है एक सर्किट में, उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। सबको पता है भाई इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या मानी जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, जो कि बैटरी में आपका होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। एक डिवाइस जो कि थोड़ी सी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। उसको ड्राई सेल कहते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई लिक्विड केमिकल नहीं होता। इलेक्ट्रिक सेल देखा है भाई, सेल तो सबने, सिलेंड्रिकल डिवाइस है, एक स्मॉल मेटल कैप होती है एक साइड पे और एक मेटल डिस्क होती है एक साइड पे, दो टर्मिनल होते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव। मेटल कैप जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है, उसको उस पर प्लस लिखा भी होता है। जो मेटल डिस्क है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है, उस पर नेगेटिव लिखा भी होता है, देखो। तो ध्यान रखना, जैसे थोड़ा सा ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है वो नेगेटिव टर्मिनल है, जो थोड़ा सा बाहर बल्जिंग आउट सरफेस है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रिक सेल है, उसके अंदर कुछ केमिकल स्टोर होते हैं, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। जब सारे के सारे इलेक्ट्रिक केमिकल्स जो बेसिकली उसके अंदर थे वो यूज़ हो गए तो वो और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता इलेक्ट्रिक सेल आपका। इलेक्ट्रिक सेल या बैटरीज जो है वो सोर्स, बहुत सिंपल सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। टॉर्चेस में, रिस्ट वॉचेस में उन्हें यूज़ करते हैं। बैटरी जब दो से ज़्यादा सेल को जोड़ दिया वो बैटरी हो गई। ड्राई सेल एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, डीसी करंट जनरेट करता है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर हो जाता है उसकी वजह से। बल्ब कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सेल अगर देखें तो थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट इज फिक्स्ड बिटवीन टू। देखो ये बल्ब के बीच में फिलामेंट होता है आपका, ठीक है। फिलामेंट जो है वो वेरी थिन टंगस्टन वायर से बना होता है, ध्यान रखना। फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से, ठीक है। फिलामेंट ऑफ द बल्ब ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिसिटी अगर सेल से पास होती है इसके अंदर, बल्ब के अंदर। दो थिक वायर जो आपको दिख रही हैं इनसाइड द ग्लास बल्ब, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है फिलामेंट को और कनेक्शन बनवाती है फिलामेंट का बाहर सेल से या बाहर के आउटर सर्किट से, ठीक है। लोअर एंड जो है वन ऑफ द थिक वायर्स इज कनेक्टेड टू मेटल कैप एट द बॉटम ऑफ बल्ब। जो लोअर एंड ऑफ द अदर थिक वायर है वो मेटल केस से कनेक्टेड है बल्ब के, ठीक है। वायर, इलेक्ट्रिक वायर क्या है? एक जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना, एक कंडक्टिंग पाथ है बेसिकली इलेक्ट्रिक वायर। एक ऐसी मेटल की बनी होती है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि कॉपर वायर। जब दो टर्मिनल सेल के एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, टू टर्मिनल्स ऑफ टॉर्च बल्ब बाय यूजिंग वायर, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, ये आपने बहुत मॉडल बनाए होंगे छोटी क्लास में। तो दो वायर बल्ब के नीचे से निकल रही हैं, एक को पॉजिटिव के साथ जोड़ दो, एक को नेगेटिव के साथ जोड़ दो, करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली बल्ब ग्लो करेगी ही करेगी। फिलामेंट एक थिन वायर जो इसके अंदर होती है बल्ब के अंदर, जो लाइट प्रोवाइड करती है, उसको फिलामेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो जो ये आपका बल्ब है और जो ये सेल है, वायर है, इसको क्या कहते हैं? एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। एक क्लोज लूप पाथ है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है। अगर पाथ ओपन है तो करंट फ्लो ही नहीं होगा ना, बटन ऑन है तभी तो आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ, तभी तो करंट फ्लो हुआ अंदर से, ठीक है। क्लोज सर्किट क्या है? जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई गैप नहीं है कनेक्शन में, सेल में, वायर में, बल्ब में कोई भी गैप नहीं है, तो क्लोज सर्किट या कंप्लीट सर्किट भी उसको बोलते हैं। ओपन सर्किट जो है उसमें कुछ ना कुछ खुला हुआ है, बल्ब जो करंट है वो फ्लो नहीं हो पा रहा, देखो इसे बटन ऑन है, ठीक है, सॉरी हाँ बटन बंद है, ओके ठीक है।
बल्ब में फ्यूज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। नॉर्मल वियर एंड टीयर फिलामेंट का हो गया, बहुत सारा एकदम से करंट फ्लो हो गया और जो है फ्यूज़ जो है वो आपका उड़ गया, ठीक है, तो बल्ब उसकी वजह से फ्यूज़ हो सकता है। फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, जैसे ही आपका क्लोज सर्किट होता है तो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, सिंपल सी चीज़ है इसमें तो। इलेक्ट्रिक स्विच, जिसकी वजह से सर्किट कनेक्ट होता है या ब्रेक होता है। स्विच कनेक्टेड है तो उसे हम ऑन कहते हैं, स्विच कॉन्टैक्ट में नहीं है तो उसे हम ऑफ कहते हैं। ओपन स्विच, क्लोज स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच एक सिंपल डिवाइस है जिसकी वजह से सर्किट खुलता है या बंद होता है, ठीक है। ओपन सर्किट वही बताया ही है, अगर एक सर्किट में सेफ्टी पिन टच नहीं करता है ड्राइंग पिन को तो स्विच ऑफ पोजीशन में है, क्योंकि क्लोज सर्किट नहीं हो रहा ना। ये कौन सी पोजीशन है? क्लोज पोजीशन है, ठीक है। कौन सी पोजीशन है ये? ओपन पोजीशन है, क्लोज पोजीशन है। देखो सेफ्टी पिन जो है टच नहीं हो रहा है, यानी कि करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। टॉर्च क्या है? टॉर्च सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें दो से ज़्यादा सेल कनेक्टेड है, दिस इज टॉर्च। कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जिससे पास होता है वो कंडक्टर, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता वो आपके इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्शन टेस्टर, डिवाइस टेस्ट करने के लिए होता है बेसिकली। टेस्टर घर में देखा होगा सबने कि भाई इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है नहीं होती, सिंपल सा चैप्टर था। मैग्नेट वाला चैप्टर देख लो। मैग्नेट जो है पहली बार डिस्कवर करी थी ग्रीक शेफर्ड ने, मैग्नेस उसका नाम था। मैग्नेट जो आयरन, कोबाल्ट और निकल को अट्रैक्ट करता है, ध्यान रखना, आयरन, कोबाल्ट और निकल, कई लोग सिर्फ आयरन मानते हैं, तो आयरन, कोबाल्ट और निकल को जो अट्रैक्ट कर सके उसे मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। मैग्नेट्स जो है नेचुरल अकरिंग भी होती है और मैन मेड भी होती है। मैन मेड को आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हो। कुछ मैग्नेट टेम्प्रेरी भी होती है, कुछ परमानेंट भी होती है। जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहती है उसे परमानेंट कहते हैं। जिसकी सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो टेम्प्रेरी कहते हैं। मैग्नेट्स इस डिफरेंट शेप्स में होती हैं, हॉर्स शू शेप, रिंग, सिलेंड्रिकल या बार शेप। मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। मैग्नेट्स यूजुअली किसकी बनी होती हैं? आयरन और स्टील की। कौन से मटेरियल मैग्नेट से जो नहीं अट्रैक्ट होते वो कौन से होते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, रबर। दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, सबको पता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं पोल्स पे, भी सबको पता है। सेम टाइप ऑफ मैग्नेटिक पोल जो होते हैं वो लाइक पोल्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक पोल्स अनलाइक होते हैं, ठीक है। मैग्नेट अगर हम यूँ ही रख दी तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी हमेशा। लाइक मैग्नेटिक पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं। अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ पोल लेके आओ दो मैग्नेट का पास में तो वो जुड़ेंगे नहीं, वो दूर दूर होंगे, फील होगा आपको कि हाँ दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो रिपेल करते हैं। अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अगर हम एक बार मैग्नेट को बीच में तोड़ दें तो दो पीस मिल जाएंगे, उसका एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। मतलब अगर एक बड़ी सी मैग्नेट है तो उसका एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, फिर जहाँ से आपने बीच में तोड़ा तो दो मैग्नेट बन गई, तो नॉर्थ पोल वाला नॉर्थ पोल था, जहाँ से टूटी वहाँ से एक का नॉर्थ हो गया, एक का साउथ हो गया। समझ रहे हो ना? मतलब अगर एक बार मैग्नेट को 10-15 हिस्सों में तोड़ दो तो हर एक अलग अलग इंडिविजुअल मैग्नेट बन जाएगी विद द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। अगर मैग्नेट को हम अलाउ कर दे टू मूव फ्रीली तो जब वो रेस्ट पे आती है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आती है। तो इससे जो है ट्रेवलर्स यूज़ करते थे इसको बेसिकली डायरेक्शन देखने के लिए। मैग्नेटिक कंपस में मैग्नेट यूज़ होती है, पहले यूज़ होता था ये, ठीक है। सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट वे मैग्नेट बनाने का है स्ट्रोकिंग मेथड, ठीक है। अगर एक आयरन बार को हम बार मैग्नेट, इफ़ वी स्ट्रोक एन आयरन बार विद वन एंड ऑफ अ बार मैग्नेट रिपीटेडली इन सेम डायरेक्शन, ये मैग्नेट बन जाती है। तो इसे आपको दिखा रखा है इस तरह से। आप इस आयरन पे क्या कर रहे हो? बार मैग्नेट को मूव कर रहे हो एरो की डायरेक्शन में, तो इसमें भी थोड़ी टाइम के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से भी आप मैग्नेट बना सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को, उसे भी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। अच्छा, रिपल्जन क्या होता है? जब लाइक पोल्स आते हैं एक दूसरे के पास में तो रिपल्जन। अनलाइक पोल्स आपस में आते हैं अट्रैक्शन, ठीक है। मैग्नेट जो है अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर सकती है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ये भाई ऊपर से बहुत नीचे हाइट से गिरा दी नीचे, हीट अप्लाई कर दी, या हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको स्ट्रोक कर दिया, हिट कर दिया, ठीक है। मैग्नेट्स को स्टोर करना है तो उनको पेयर्स में स्टोर करना चाहिए विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड एंड बार्स ऑफ सॉफ्ट आयरन केप्ट अक्रॉस देयर एंड्स। बार मैग्नेट्स को पेयर्स में स्टोर करो, ठीक है, विद सेपरेटिंग देम विद अ पीस ऑफ वुड। सॉफ्ट आयरन बार रखो क्योंकि अपोजिट एंड्स को साथ में रखो टू प्रिवेंट लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म। हॉर्स शू मैग्नेट्स आर स्टोर्ड प्रॉपरली बाय जस्ट कीपिंग अ बार ऑफ आयरन, सॉफ्ट आयरन अक्रॉस देयर एंड, जैसे कि आपको दिखा रखा है ये इमेज में,
ठीक है। यूजेस ऑफ मैग्नेट टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टिकर्स, पेंसिल बॉक्स, लिड्स, कंपासेस बनाने के लिए, टेलीफोन्स वगैरह में, इन सब चीज़ों में यूज़ होते हैं ये। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं भाई 6th के। नेक्स्ट चैप्टर देख लो, एयर। एयर क्या है? जो इनविजिबल गैसियस सब्सटेंस हमारे आसपास है, क्या है वो? एयर। अलग अलग टाइप की गैसेस उसके अंदर होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर जो अर्थ को सराउंड करता है, एटमॉस्फेयर। ठीक है। एयर अगर बहुत स्पीड में चल रही है, मोशन में चल रही है, तो वो क्या होगी? विंड। ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट खैर इस चैप्टर में है नहीं। ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। अच्छा, इसमें लेयर मिसिंग है, कौन सी मिसिंग है कमेंट्स में बता देना मेरे को। ऑक्सीजन, सॉरी, ओजोन लेयर कौन सी लेयर में है इनमें से, वो बता देना। ठीक है, डिटेल में ना हम इसको ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। मेन चीज़ ये है कि 6th की एक बार एनसीईआरटी हम देख लेना कि भाई हाँ कुछ रह तो नहीं रहा कोई भी एक आधा पॉइंट, तो उस पर्पज़ से बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, 1% कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल वगैरह होता है। नाइट्रोजन, प्लांट्स यूज़ नाइट्रोजन टू ग्रो। ऑक्सीजन पता ही है सबको। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। ठीक है। एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। डस्ट एंड स्मोक, ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एयर पता ही है भाई, मूविंग एयर को विंड, विंड की वजह से विंड मिल चलते हैं। एयर हेल्प करती है इवापोरेशन में, बर्ड्स एयर में ही फ्लाई करते हैं। एयर की वजह से एयर प्रेशर होता है, उसकी वजह से एरोप्लेन भी ऊपर हवा में उड़ सकते हैं। ब्रीदिंग में हेल्प करती है, एड्स बर्निंग, और प्लांट्स को चाहिए होती है एयर। खत्म। अगला चैप्टर देखते हैं। वाटर, इनएग्जॉस्टिबल या रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 अर्थ का सरफेस वाटर से कवर्ड है। 70% हमारी बॉडी वाटर से बनी हुई है। एसेंशियल होता है वाटर। ठीक है, वाटर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है उसको कहते हैं फ्रेश वाटर या पोर्टेबल वाटर। 2.6 ऑफ टोटल वाटर का सिर्फ फ्रेश वाटर है। 0.01% ओनली ऑफ टोटल वाटर रीचेज ह्यूमन एंड एनिमल्स। सोर्सेज ऑफ वाटर बहुत ही सिंपल है। स्टेट्स ऑफ वाटर सबको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, वाटर साइकिल क्या होती है? बहुत ही सिंपल है। जब वाटर आपका जो है सर्कुलेट करता है, मतलब ओशन या सी में से इवेपोरेट हो रहा है, वाटर वेपर फॉर्म करके हवा में जा रहा है, हवा में फिर वो क्लाउड्स बन रहे हैं, फिर बारिश हो रही है। क्या चीज़ है ये आपकी? वाटर साइकिल ही तो है। वाटर कंजर्वेशन, वाटर सेव करना चाहिए हमें। वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर, आपके ये तरीके हैं भाई, ब्रश करते हुए टैप बंद कर दो। ठीक है, बकेट यूज़ करो इंस्टेड ऑफ शावर, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर सबको पता ही है भाई, डाइजेशन, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, हेल्थ एंड मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट चैप्टर देखो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। वेस्ट क्या होता है? एक मटेरियल जो हमें नहीं चाहिए, राइट, इट इज़ ऑफ नो वैल्यू टू अस। सोर्सेज ऑफ वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट होती है, ऑफिस इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है, एग्रीकल्चर वेस्ट होती है, कमर्शियल वेस्ट होती है। टाइप्स ऑफ वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल, राइट, जिसको इजीली ब्रेक डाउन करा जा सकता है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनिक वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको डिसइंटीग्रेट नहीं हो, जो डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकती बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डीकम्पोजिशन नहीं हो सकता है उनका। एग्जाम्पल प्लास्टिक। प्लास्टिक फिर जो है आपकी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आजकल, बैग्स, शूज़, बॉटल्स, पाइप्स। ठीक है, प्लास्टिक के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं हेल्थ पे भी। ठीक है, फूड स्टोर्ड इन बैड क्वालिटी प्लास्टिक्स कैन बी हार्मफुल। प्लास्टिक्स को मैनेज करना चाहिए कि इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, वो प्लास्टिक को बर्न नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पोल्यूशन होता है। प्लास्टिक बैग्स को रिप्लेस हमें करना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल किस तरह से करते हैं? 3 R's को यूज़ करके, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। लैंडफिल या कंपोस्टिंग जो है वो हमें करनी चाहिए। ठीक है, किचन वेस्ट को मैन्योर में कन्वर्ट करेंगे, उसे क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग, कि भाई रेड वॉर्म्स जब मतलब क्या करते हैं बेसिकली किचन वेस्ट को मिट्टी में दबा देते हैं, तो अर्थ वॉर्म्स और रेड वॉर्म्स जो है उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? आपका मैन्योर में। ठीक है, 2 तरीके के डस्टबिन आपने देखे होंगे अपने आसपास, ग्रीन और रेड। ग्रीन वन बायोडिग्रेडेबल के लिए होता है, रेड गार्बेज बिन इज़ फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ब्लू भी देखा होगा, वो किस लिए होता है बता देना ज़रा कमेंट में। लैंडफिल एक एरिया है जहाँ पे गार्बेज कलेक्ट होता है एक सिटी या टाउन का। पेपर कैन बी रिसाइकल। कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, आगे देखते हैं। तो यही थी बस आपकी, आगे कोई चैप्टर नहीं है। 6th की एनसीईआरटी 2 पार्ट्स में कवर करवा दी है, कुछ नहीं है। बस ये एनसीईआरटी मैं क्यों बना रही हूँ वीडियो कि भाई एक बार ये माइंड से क्लियर हो जाए कि हाँ 6th की एनसीईआरटी हमने गो थ्रू कर लिया, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं जो मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ इतनी कोई बड़ी चीज़ इसमें है नहीं। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट से पूछ लेना।